नमस्कार दोस्तों, RKY टीच AI में आपका स्वागत है। आइए हम आज विज्ञान के मानव रोग एवं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हेलो और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस बहुत ही गहराई से किए जाने वाले एनालिसिस में। आज हम मानव रोग और स्वास्थ्य यानी ह्यूमन डिजीज एंड हेल्थ का बहुत ही इन डेप्थ अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। और ये टॉपिक यूपी पुलिस, SSC, रेलवे और UPSC या स्टेट एग्जाम्स के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम क्लैरिटी के साथ समझेंगे आज इसे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इस टॉपिक की अहमियत बहुत ज्यादा है, तो इसे अच्छे से समझना ही होगा। सही कहा। चलो अब पहली स्लाइड देखते हैं। हाँ चलिए। तो देखो, इस स्लाइड में एक इंसान का शरीर दिख रहा है। और इसमें दिल और दिमाग हरे रंग से चमक रहे हैं, राइट? एकदम सही। और नीचे दो प्रश्न Q1 और Q2 भी दिए गए हैं। तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो रोगों का जो अध्ययन है उसे पैथोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, पैथोलॉजी। हाँ, और रोग बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और उपार्जित। जन्मजात यानी कंजेनिटल और उपार्जित यानी एक्वायर्ड। राइट, समझ गई। और WHO के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। एक सेकेंड, ये सामाजिक रूप से स्वस्थ होने का क्या मतलब है? स्रोत के अनुसार WHO का मानना है कि पूर्ण स्वास्थ्य में समाज में भी स्वस्थ रहना शामिल है। मतलब समाज में आपका तालमेल कैसा है। ओह, अच्छा। और ये रोगवाहक या वेक्टर क्या होता है जो यहाँ लिखा है? स्रोत में बिल्कुल स्पष्ट है कि वेक्टर वो रोगाणु है जो एक जीव से दूसरे जीव में रोग फैलाता है। समझ गई। जरा नीचे दिए गए बॉक्स की ओर देखिए। ये प्रश्न एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। देखो, Q1 का सही उत्तर पैथोलॉजी है और Q2 के अनुसार पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति वो है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। तो ये WHO की परिभाषा बहुत काम की है। ठीक है, तो संक्षेप में पैथोलॉजी बीमारियों की पढ़ाई है और स्वास्थ्य का मतलब हर पैमाने पे फिट होना है। चलो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं जहां हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। देखो, इस स्लाइड में एक नीले रंग का 3D जीवाणु दिख रहा है। हाँ, और इसके पीछे कुछ पूंछ जैसी संरचनाएं भी हैं। बिल्कुल। तो स्लाइड के अनुसार जीवाणु की खोज हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। अच्छा। और इसीलिए इन्हें जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखो, बीमारियों को याद रखने की एक बहुत बढ़िया ट्रिक यहां दी गई है। पंडित का टीका न्यू हैसिगा। पंडित का टीका न्यू हैसिगा। हाँ, इसमें प्लेग, डिफ्थीरिया, TB, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा शामिल हैं। इस ट्रिक में जो आखिर में है, हाँ, उसका क्या मतलब है? स्रोत के अनुसार है का मतलब हैजा है। ओह, गॉट इट। और वो जो हाईलाइट किए गए प्रश्न हैं बॉक्स में, वो भी देख लेते हैं। हाँ, Q1 के अनुसार जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी और Q2 के अनुसार जीवाणु जनित रोग हैजा है। तो ल्यूवेनहॉक और ये ट्रिक याद रखनी है। बिल्कुल, जीवाणु की खोज और इसके रोगों के नाम बहुत अहम हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, बढ़ते आगे। इस स्लाइड में देखो, लाल रंग की आंतें दिखाई गई हैं और साथ ही हरे रंग से चमकते हुए फेफड़े भी दिख रहे हैं। एकदम सही। तो यहाँ बात हो रही है टाइफाइड और तपेदिक यानी TB की। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है और ये सीधे आंत को प्रभावित करता है। अच्छा, तो को। हाँ, और इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट होता है। दूसरी तरफ TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है, जो फेफड़ों पर असर करता होगा। बिल्कुल, ये फेफड़ों को नष्ट करता है। इसके बचाव के लिए BCG का टीका और डॉट्स पद्धति का उपयोग होता है। एक डाउट था, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? स्रोत के अनुसार इसके लिए विडाल टेस्ट होता है। ठीक है, और वो जो एग्जाम वाला बॉक्स है नीचे। हाँ, तो Q1 का सही उत्तर विडाल टेस्ट है और Q2 के अनुसार TB के बचाव के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। मतलब विडाल टेस्ट और BCG टीका एग्जाम के लिए मेन पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सही, तो इसे याद रखना। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में तो एक चूहे का कंकाल है। हाँ, और उसके पास एक मक्खी या पिशु की तस्वीर भी है। तो ये किस बीमारी के बारे में है? यहाँ हम प्लेग और हैजा की बात कर रहे हैं। प्लेग को काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। ये यर्सेनिया पेस्टिस जीवाणु से होता है। अच्छा, और इसका वाहक कौन है? इसका वाहक वही पिशु है जो तस्वीर में है, जिसे रेड फ्ली कहते हैं। और दूसरी बीमारी है हैजा,
जो विब्रियो कॉलरी जीवाणु से होता है। इससे क्या होता है शरीर में? इसमें आंतें प्रभावित होती हैं और शरीर में पानी की भारी कमी हो जाती है। एक सवाल, ये प्लेग का वाहक कौन है? स्रोत के अनुसार इसका वाहक पिशु या रैट फ्ली है। समझ गई। और नीचे वाले बॉक्स में हाँ, Q1 के अनुसार काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है और Q2 के अनुसार हैजा विब्रियो कोलोरी जीवाणु के कारण होता है। तो काली मौत और हैजा के जीवाणु का नाम सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, इसमें क्या है? देखो, यहाँ एक हरे रंग की शील्ड के अंदर एक चमकती हुई नीली सिरिंज दिखाई गई है। तो ये किसी टीके के बारे में है? हाँ, ये DPT का टीका है। स्रोत के अनुसार ये 3 बीमारियों से बचाता है: डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी और टिटनेस। अच्छा, 3 बीमारियां एक साथ। बिल्कुल। टिटनेस को लॉक जॉ या धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और डिप्थीरिया कोरिनेबैक्टीरियम जीवाणु से होता है, जो श्वास नली को प्रभावित करता है। ये लॉकजॉ किस बीमारी को कहते हैं? स्रोत के अनुसार टिटनेस को ही लॉकजॉ कहते हैं। समझ गई। और वो प्रश्न जो बॉक्स में है, देखो, Q1 का उत्तर टिटनेस है और Q2 के अनुसार DPT टीके में P का अर्थ पर्ट्यूसिस है। तो DPT की फुल फॉर्म याद रखना बहुत जरूरी है एग्जाम के लिए। एकदम सही। और टिटनेस का असर तंत्रिका तंत्र पर होता है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं और वायरस के बारे में जानते हैं। ठीक है। अरे, इस स्लाइड में तो हरे रंग का मकड़ी जैसा दिखने वाला कोई मॉडल है। हाँ, ये एक वायरस यानी बैक्टीरियोफेज का मॉडल है। तो वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई? स्रोत के अनुसार वायरस की खोज रूस के वैज्ञानिक दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी और इसके अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। अच्छा, वायरोलॉजी। हाँ, और सबसे पहला खोजा गया वायरस तंबाकू मोज़ेक वायरस या TMV था। इसे याद रखने की एक ट्रिक भी स्लाइड में दी गई है। दुनिया में सबसे पहले कौन सा वायरस खोजा गया था? स्रोत के अनुसार सबसे पहला खोजा गया वायरस तंबाकू मोज़ेक वायरस या TMV था। ओके, और बॉक्स की तरफ ध्यान दे तो हाँ, Q1 का उत्तर तंबाकू मोज़ेक वायरस है और Q2 के अनुसार वैज्ञानिक इवानोव्स्की रूस देश के थे। तो इवानोव्स्की और TMV का नाम अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, यहाँ तो एक मच्छर दिख रहा है और साथ में लाल रंग का एड्स रिबन है जिसमें खून की बूंदें भी दिख रही हैं। तो ये डेंगू और एड्स के बारे में है? बिल्कुल। डेंगू अरबोवायरस से होता है और इसका वाहक मादा एडीज इजिप्टी मच्छर है। इस बीमारी में शरीर में प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है। और एड्स का क्या कारण है? एड्स HIV वायरस से होता है जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC को नष्ट करता है। इसके लिए एलिसा टेस्ट होता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। डेंगू बुखार में शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है? स्रोत के अनुसार प्लेटलेट्स की भारी कमी हो जाती है। ठीक है। और प्रश्नों का जिक्र करें तो हाँ, Q1 के अनुसार डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी होती है और Q2 के अनुसार एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो प्लेटलेट्स और एलिसा टेस्ट एग्जाम के लिए पक्के कर लेने चाहिए। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक दिमाग और उसके नीचे एक लिवर पीले रंग से चमकते हुए दिखाए गए हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ हम रेबीज, पोलियो और हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं। रेबीज रेब्डो वायरस से होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे क्या लक्षण होते हैं? इसमें पानी से डर लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं और इसका टीका लुई पास्चर ने खोजा था। और पोलियो के बारे में क्या है? पोलियो की बीमारी रीढ़ की हड्डी को नष्ट करती है और इसका टीका जोनास साल्क ने बनाया था। वहीं हेपेटाइटिस, जिसे पेलिया भी कहते हैं, उसमें यकृत या लीवर प्रभावित होता है। एक चीज पूछनी थी, पानी से डर लगने को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? स्रोत के अनुसार इसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। राइट। और ये बॉक्स भी देख लेते हैं। हाँ, Q1 का उत्तर रेबीज है हाइड्रोफोबिया के लिए और Q2 के अनुसार पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी। तो हाइड्रोफोबिया और जोनास साल्क का नाम याद रखना है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस तस्वीर में तो इंसान के चेहरे या नाक का अंदरूनी हिस्सा दिख रहा है और साथ में गोल आकार का वायरस भी है। यहाँ बात हो रही है जुकाम और चेचक की। अच्छा। तो सामान्य जुकाम राइनो वायरस से होता है और चेचक वेरियोला वायरस से होता है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। और छोटी माता? छोटी माता या चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होती है। ये सामान्य जुकाम किस वायरस से होता है? स्रोत के अनुसार जुकाम राइनो वायरस से होता है। समझ गए। और एग्जाम वाले बॉक्स को पॉइंट आउट करें तो? Q1 का उत्तर राइनो वायरस है
और Q2 के अनुसार चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। मतलब राइनो वायरस और एडवर्ड जेनर के पॉइंट्स रिवीजन के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं जहां प्रोटोजोआ की बात हो रही है। हाँ, इसमें नीले और हरे रंग का एक अनियमित आकार का जीव तैरता हुआ दिख रहा है। ये अमीबा जैसा एक प्रोटोजोआ है। स्रोत के अनुसार प्रोटोजोआ की खोज भी एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने ही की थी। अच्छा, इन्होंने ही की थी। हाँ, इससे होने वाला एक रोग है पायरिया, जो एंट अमीबा जिंजीवेलिस के कारण होता है। ये शरीर में कहाँ असर करता है? ये मसूड़ों को प्रभावित करता है और इससे खून आता है। यहाँ इसे याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है। पायरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? स्रोत के अनुसार ये मसूड़ों को प्रभावित करता है। राइट। और बॉक्स का जिक्र करें तो क्या इंपॉर्टेंट है? Q1 का उत्तर है मसूड़े और Q2 के अनुसार दिए गए विकल्पों में प्रोटोजोआ जनित रोग मलेरिया है। तो पायरिया और मसूड़ों का कनेक्शन याद रखना है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में तो लाल रक्त कोशिकाएं दिख रही हैं। एक बैंगनी रंग का परजीवी उन पर हमला कर रहा है। यह मलेरिया की बात हो रही है। तो मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह शरीर की प्लीहा यानी स्प्लीन और आरबीसी को नष्ट करता है। और इसका वाहक कौन है? इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है और स्रोत के अनुसार इसका सबसे घातक प्रकार प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है। तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? स्रोत के अनुसार यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। ठीक है। और प्रश्नों की ओर इशारा करें तो Q1 का उत्तर प्लाज्मोडियम है और Q2 के अनुसार मलेरिया प्लीहा और आरबीसी को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो आरबीसी और प्लीहा के नष्ट होने की बात एग्जाम के लिए पक्की करनी है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ तो दो मक्खियां आमने सामने दिखाई गई हैं। हाँ, यहाँ सोने की बीमारी और कालाजार का जिक्र है। निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। ये मक्खी या से फ्लाई है और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और काला आजार? काला आजार लिस्मानिया डोनोविनी से होता है। इसका वाहक बालू मक्खी या सैंड फ्लाई है और ये अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। ये काला आजार का वाहक कौन सी मक्खी है? स्रोत के अनुसार इसका वाहक बालू मक्खी या सैंड फ्लाई है। समझ गई। और अगर बॉक्स दिखाएं तो? हाँ, Q1 के अनुसार निद्रा रोग शीशी मक्खी से फैलता है और Q2 के अनुसार काला आजार अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। तो दोनों मक्खियों के नाम और प्रभावित अंग याद रखने होंगे? बिल्कुल सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें त्वचा का एक हिस्सा दिख रहा है जिस पर ऊपर लाल रंग के फंगल छल्ले बने हैं। हाँ, क्योंकि ये कवक जनित रोग या फंगल डिजीजेस के बारे में है। स्रोत के अनुसार पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से ही बनी थी। अच्छा, इसे किसने खोजा था? इसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। इसके अलावा दमा रोग में फेफड़े कवक से संक्रमित होते हैं और दाद या रिंगवर्म ट्राइकोफाइटन कवक के कारण होता है। इसकी भी एक ट्रिक दी गई है यहाँ। हाँ, एक चीज पूछनी थी, पेनिसिलिन किसने और किससे बनाई थी? स्रोत के अनुसार यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी और यह कवक से बनी थी। ठीक है। और एग्जाम वाले प्रश्नों की बात करें तो? Q1 का उत्तर है कि पेनिसिलिन कवक से बनी और Q2 के अनुसार दाद एक कवक जनित रोग है। तो पेनिसिलिन का कवक से कनेक्शन याद रखना है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक डीएनए स्ट्रैंड और एक्स आकार के क्रोमोसोम दिख रहे हैं। हाँ, और इनमें से बिजली जैसी ऊर्जा निकल रही है और एक कलर कोड भी है। तो ये जेनेटिक बीमारियों के बारे में है? सही कहा। आनुवांशिक व गुणसूत्रीय विकार। हीमोफीलिया में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता। और वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? इसमें रोगी लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण होता है और टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र कम हो जाता है। वर्णांधता वाले व्यक्ति को किन रंगों में दिक्कत होती है? स्रोत के अनुसार लाल और हरे रंग में दिक्कत होती है। समझ गई। और प्रश्नों का जिक्र करें तो? Q1 का उत्तर लाल और हरा रंग है और Q2 के अनुसार चोट पर रक्त का थक्का हीमोफीलिया में नहीं जमता। तो हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस को अच्छे से समराइज कर लेना चाहिए। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें एक तरफ अनियमित कैंसर कोशिकाएं हैं और दूसरी तरफ एक पैर है जिसकी नसें सूजी हुई हैं और एक कीड़ा भी दिख रहा है। अच्छा, तो कैंसर क्या होता है? स्रोत के अनुसार
कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन है और इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और ये पैर की सूजन वाली बीमारी कौन सी है? ये हाथी पांव हैं जो वुचिनेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक कृमि से होता है। इसका संक्रमण मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है और लसिका वाहिनियां सूज जाती हैं। ये हाथी पांव किस मच्छर के काटने से होता है? स्रोत के अनुसार ये मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है। ठीक है। और बॉक्स दिखाएं तो उसमें क्या है? Q1 के अनुसार कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से कैंसर उत्पन्न होता है और Q2 के अनुसार हाथी पांव रोग की वाहक मादा क्यूलेक्स है। तो ऑन्कोलॉजी और क्यूलेक्स मच्छर के फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में तो एक सूअर है। हाँ, और उसके पास से एक वायरस निकलकर इंसान के फेफड़ों की तरफ जा रहा है। तो ये पक्का स्वाइन फ्लू के बारे में होगा। सही कहा। स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु के कारण होता है। ये मुख्य रूप से सूअरों के श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। तो ये इंसानों में कैसे आता है? संक्रमित सूअर के संपर्क से ये मनुष्य के फेफड़ों तक पहुंचता है, जिसके लक्षण तेज बुखार, सिर दर्द और कपकपी हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस कौन सा है? स्रोत के अनुसार ये H1N1 विषाणु है। राइट। और बॉक्स की तरफ ध्यान दिलाएं तो? हाँ, Q1 का उत्तर H1N1 है और Q2 के अनुसार ये रोग सूअर से संबंधित है। तो H1N1 और सूअर के संपर्क वाली बात याद रखनी है। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं, जहां नशीले पदार्थों की बात है। हाँ, यहाँ अफीम के फूल हैं और एक इंसान के चमकते हुए नर्वस सिस्टम की तस्वीर है। तो यहाँ ओपियोइड्स की बात हो रही है। ओपियोइड्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को धीमा करने वाले अवसादक यानी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। अच्छा, ये किससे मिलते हैं? अफीम पैपेवर सोम्निफेरम नामक पौधे के लैटेक्स या दूध से प्राप्त होती है। सर्जरी में दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का उपयोग होता है और हेरोइन भी एक ओपियोइड है जो शरीर की क्रियाओं को धीमा करता है। सर्जरी के दौरान दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है? स्रोत के अनुसार मॉर्फिन का उपयोग होता है। समझ गए। और प्रश्नों का जिक्र करें तो? Q1 का उत्तर पैपेवर सोम्निफेरम पौधा है और Q2 के अनुसार सर्जरी में दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का उपयोग होता है। तो मॉर्फिन और अफीम के पौधे का नाम याद रखना जरूरी है। एकदम सही। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में भांग की पत्ती है और साथ ही दो न्यूरॉन्स के बीच चमकता हुआ सिग्नल भी दिखाया गया है। यहाँ कैनाबिनॉइड्स और कोकीन की बात है। अच्छा। कैनाबिनॉइड्स जैसे भांग या गांजा कैनाबिस सैटाइवा पौधे से प्राप्त होते हैं और यह रक्त परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं। और कोकीन के बारे में क्या है? कोकीन इरिथ्रोजाइलम कोका पौधे से प्राप्त होता है। कोकीन डोपामाइन हार्मोन के संवहन को रोकता है, जिससे विभ्रम या हेलुसिनेशन होता है। कोकीन शरीर में किस हार्मोन को प्रभावित करता है? स्रोत के अनुसार कोकीन डोपामाइन हार्मोन के संवहन को रोकता है। ठीक है। और बॉक्स दिखाएं तो उसमें क्या प्रश्न है? Q1 का उत्तर कैनाबिस सैटाइवा है और Q2 के अनुसार कोकीन डोपामाइन को प्रभावित करता है। मतलब कैनाबिस सैटाइवा और डोपामाइन का प्रभाव याद रखना है एग्जाम के लिए। बिल्कुल। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इसमें किडनी के ऊपर एक ग्रंथि हरे रंग से चमक रही है। हाँ, और पीछे ब्लड प्रेशर का एक ग्राफ भी है। यहाँ तंबाकू और निकोटीन की बात हो रही है। तो तंबाकू में निकोटीन होता है, राइट? बिल्कुल। और ये अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड को उद्दीपित करता है, जिससे एड्रिनालिन हार्मोन निकलता है। और इस हार्मोन से क्या होता है? इससे रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके सेवन से मुंह और फेफड़ों का कैंसर भी होता है। निकोटीन से ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? स्रोत के अनुसार क्योंकि निकोटीन एड्रिनालिन हार्मोन निकालता है जो रक्तचाप बढ़ा देता है। समझ गई। और प्रश्नों का जिक्र करें तो? Q1 का उत्तर है कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है और Q2 के अनुसार ये अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है। तो निकोटीन और एड्रिनल ग्लैंड के कनेक्शन को याद रखना है। एकदम सही। चलो अब आज की क्लास की आखिरी स्लाइड देखते हैं। इसमें एक हरे रंग की शील्ड के अंदर एक सुरक्षित दिमाग दिखाया गया है। हाँ, क्योंकि यहाँ हम किशोरावस्था और नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं। स्रोत के अनुसार 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। और व्यसन या एडिक्शन क्या होता है? व्यसन नशे के प्रति एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है और जब नशा नहीं मिलता तो बेचैनी और पसीना आने लगता है, जिसे विनिवर्तन संलक्षण या विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं। तो इससे बचाव कैसे हो सकता है? बचाव के लिए सही मित्रों का चुनाव और चिकित्सीय सहायता आवश्यक है। जब नशा नहीं मिलता तो पसीना क्यों आता है, इसे क्या कहते हैं? स्रोत के अनुसार इस स्थिति को विनिवर्तन संलक्षण कहते हैं। ठीक है। और आखिरी बॉक्स दिखाएं तो?
Q1 के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष है और Q2 के अनुसार नशा छोड़ने पर बेचैनी और पसीना आना विनिवर्तन संलक्षण कहलाता है। तो इस सिंड्रोम और सही दोस्तों के चुनाव के महत्व को समराइज करना जरूरी है। बिल्कुल। तो आज के सेशन में पैथोलॉजी से लेकर नशा मुक्ति तक हमने जो भी पढ़ा, ये सभी तथ्य किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, यूपी पुलिस या रेलवे के लिए एकदम रामबाण हैं। मुझे तो बहुत मजा आया। सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो गए हैं और अब मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम में मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया। और जाते जाते मैं आप सभी श्रोताओं के लिए एक अंतिम सवाल छोड़ना चाहता हूं। सोचिए, अगर बैक्टीरिया और फंगस न होते तो क्या हमें पेनिसिलिन जैसी जीवन रक्षक एंटीबायोटिक मिल पाती? ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। बीमारियों का यह विज्ञान केवल डरने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझने के लिए है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।